नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग की तरफ आपको सीधे ले चलते हैं, जो सोमवार सुबह हम देख रहे हैं एशियन बाजारों से आती हुई दिख रही, जिसकी हालत बिल्कुल खराब है। SGX निफ्टी 350 अंकों की भारी गिरावट हमने यहां पर बनते हुए देखी है। आप नजर डाल सकते हैं कि 15,900 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था जो हमने टूटते हुए देखा है। बाकी एशियाई बाजार भी जो खुल रहे हैं धीरे धीरे करके, वहां आप कह सकते हैं लाल निशान में पूरा बाजार रंगा हुआ है। निकेई पर नजर डाली जाए तो 750 अंकों की भारी भरकम गिरावट जापानीज मार्केट में हमने बनते हुए देखी है। इसके अलावा कॉस्पी, ताइवान, स्ट्रेट टाइम सब हम देख रहे हैं कि लाल निशान में गिरावट लेकर खुल रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर भी गिरावट का माहौल पसरा हुआ है। तकरीबन 385 अंकों की कमजोरी फ्यूचर्स में हावी है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस कमजोरी से बच नहीं पाया है। 265 अंकों की गिरावट हम वहां भी देख रहे हैं। कमोडिटी बाजार इसकी चपेट में आ चुका है, जहां पर कच्चा तेल अच्छे खासे स्विंग्स दिखा रहा है और $120 के नीचे हमने इसे भी लुढ़कता हुआ देखा है। तो जिस तरह की भारी भरकम गिरावट आई है, उसमें किस प्रकार के संकेत हमने बनते हुए देखे हैं, क्यों ये गिरावट देखने को मिली है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, इतनी भारी गिरावट, मतलब ये तो पता ही था कि महंगाई के आंकड़े खराब ही आएंगे, 41 साल के ऊंचाई पर आए हुए, लेकिन इतनी घबराहट क्यों? इतनी घबराहट इसलिए है मॉर्निंग नेहा, क्योंकि जो अनुमान था उससे भी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी अनुमान था, जैसे आपने कहा 40 साल की ऊंचाई पर आएंगे, 8.3% का अनुमान था, उसके मुकाबले 8.6% पर आए। अच्छा। तो वो एक डर का माहौल फैल रहा है। हालांकि ऑलरेडी बाजार को पता चल गया था, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे से रिपोर्ट्स आ रही थी कि व्हाइट हाउस ने अनऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया है लोगों को कि उनकी भी चिंता है कि अनुमान से ज्यादा रहेगा इन्फ्लेशन, और वैसे ही आपने होते हुए दिखा है। कोर इन्फ्लेशन भी 6% पर आया, अनुमान 5.9% का था। जो एनर्जी के दामों में हम भारी उछाल देख रहे हैं, हमारे लिए जितनी बड़ी परेशानी हो उससे ज़्यादा या ऑलमोस्ट उतनी बड़ी परेशानी यूएस के लिए भी है। वहाँ पर हमने देखा है रिकॉर्ड लेवल्स पर दाम है, और उसका इम्पैक्ट भी वहाँ पर आते हुए दिख रहा है। और डर है, क्योंकि यूएस एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी? और अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो क्या फिर रिसेशन आ सकता है? तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर लें, उसका एक डर है। एंड ऑफ कोर्स डर है कि अगली आने वाली बैठक में फेड क्या करेगा। इसी हफ्ते फेड की भी बैठक है, तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे % की तो गारंटी है ही, इसी बैठक की नहीं बल्कि अगली 3 बैठक में आधे % से रेट्स बढ़ सकते हैं, और क्या इससे भी ज्यादा रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, उस पर एक डर फैला हुआ है। तो उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। जहां तक आज सुबह के बाजार का एक्शन है, जहां तक ऑफकोर्स हमने फ्राइडे को देखा, लगभग 900 अंक लुढ़क कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 3%, नैस्डैक 3.5% फिसला है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है, और यील्ड इन्वर्जन का डर आ रहा है, क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.15% पर आ गई। वहीं पर अगर आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है, वो 14 साल की ऊंचाई पर है और 3% के पार है। इन दोनों बॉन्ड यील्ड्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स का है। तो फिर से अगर यील्ड कर्व इन्वर्जन होता है तो एक रिसेशन इंडिकेटर बन जाता है। उसका भी डर बाजार में इस समय फैला हुआ है। सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी, ये तो हमने देखा। IT, बैंक्स, कंज्यूमर सबसे ज्यादा गिरे थे, और स्पेशली जो दिग्गज IT स्टॉक्स है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, यहां पर आपने भारी गिरावट देखी है। पिछले हफ्ते की बात करें तो जनवरी के बाद सबसे खराब हफ्ता रहा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। 4.5% फिसला है डाउ। S&P 500 और नैस्डैक में भी आपने 5 से 5.5% की गिरावट आती हुई देखी है। यूरोप में आपने 2 से 3% की गिरावट देखी है। कच्चा तेल अब $120 पर फिसल चुका है, थोड़ा हल्का सा दबाव है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा था यहाँ पर वीकली गेन्स बढ़ी हुई थी, 2% उछला था। 4 हफ्तों में 10% की तेजी आई है। नेचुरल गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा फिसले हैं। बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में भी आपने थोड़ी गिरावट देखी है। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा इवेंट तो आपके लिए फेड की बैठक ही होने वाला है। वहां पर सबकी नजर है। दरें तो बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी? आधा % का अनुमान है, शायद ज्यादा भी हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना इस समय कम दिख रही है। आगे की कमेंट्री क्या रहती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसके साथ ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, यूएस के रिटेल बिक्री आंकड़े आएंगे, चीन के रिटेल बिक्री आंकड़े आएंगे, यूएस यूरोप चीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है। तो डेटा पैक्ड वीक है, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इवेंट आपके लिए फेड की पॉलिसी ही रहेगा। बिल्कुल दीप, और हम यही जानने की कोशिश करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं
हमारे साथ। बहरहाल शुक्रिया दीप आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। बगा सर, गुड मॉर्निंग सर। हालात तो ठीक नहीं, क्या कहें, बहुत ही खराब हैं यहाँ पर। और मान के तो हम चल ही रहे थे, जैसे दीप ने भी यहाँ पर मेंशन किया कि महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, लेकिन उससे भी खराब जब नंबर्स आते हैं तो सर दिल बैठ जाता है। और बिल्कुल एशियन मार्केट्स के साथ शुरुआत हमने मंडे मॉर्निंग की वैसे ही देखी है। शुक्रवार को सर अमेरिकी बाजारों में ये जो भारी गिरावट आई है, आप इसे कैसे देख रहे हो? और अब फेड की जो मीटिंग है, क्या उनके निर्णय में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हो सकता है? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। देखें तो नंबर हिसाब से काफी ज्यादा आए, बट जो डेरिवेटिव मार्केट था वो ऑलरेडी दर्शा रहा था कि 8.5 के करीब इन्फ्लेशन आएगी, 8.6 पे आई। और वो ही डेरिवेटिव कर्व अगर आप देखें तो अभी दर्शा रहा है कि अगस्त में 8.8% रहेगा और अक्टूबर तक 8% इन्फ्लेशन रहने की संभावना है अमेरिका में। तो अब फेड के आगे बहुत मुश्किल एक काम है कि उनकी रीडिंग इन्फ्लेशन की बिल्कुल गलत रही और बहुत वाइड इन्फ्लेशन अब हो गया है, एंट्रेंच हो रहा है। इसके लिए तेजी से रेट बढ़ाने पड़ेंगे, डिमांड डिस्ट्रक्शन करके डिमांड नीचे लानी पड़ेगी, और जिससे खतरा रहता है कि रिसेशन अगले साल का हो सकता है। तो अब वेडनेसडे को क्या होता है? वेडनेसडे तो 50 बेसिस पॉइंट ही लग रहे हैं। अगर आप जो हम CME फेड वॉच टूल देखते हैं जो प्रोबेबिलिटीज बताता है, 21% की प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की, और लगभग 80% है 50 बेसिस पॉइंट। तो लगता है इस बार ही तो 50 करेंगे, बट जो सितंबर में लग रहा था कि शायद 25 करेंगे, वो भी अब तय है कि 50 तो मिनिमम है। और दोनों जुलाई और सितंबर में प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है 75 बेसिस पॉइंट हाइक की। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, जैसे पॉल वॉलकर ने 1980 में किया था, एकदम से कमर तोड़ने के लिए इन्फ्लेशन की ओवरनाइट रेट्स 20% पे ले गए थे और इकोनॉमी रिसेशन में आई, बट उससे कमर टूटी। 40 साल तक हमें निजात मिली थी इन्फ्लेशन से। जी थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब बताने के लिए कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है इस हफ्ते का, फेड की बैठक, अब उससे क्या उम्मीद करके चली जाए, जिस प्रकार के हमने आंकड़े अब महंगाई के आते हुए देखे जो कि चिंताजनक हैं। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। फिर से कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली चिंता में डाल रही है। तकरीबन हम कह सकते हैं 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने वहां से बनते हुए देखी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा अभी कायम है, उनका साथ है। 2830 करोड़ की खरीद वहां से देखने को मिली है। और FNO स्पेस में इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं तो यहां पर भी हमने देख रहे हैं कि 900 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर ही सामने निकल कर आया है। जिस तरह के सोमवार को खराब ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जितने लोडेड इवेंट्स हैं इस बार, इन सबके मद्देनजर आज हमारे बाजार में क्या रणनीति हो, क्या ट्रेडिंग रेंज अपनाकर चलनी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो NT अवार्ड्स में जो जी बिजनेस की धूम रही है, आपको बेस्ट बिजनेस एंकर का अवार्ड मिला है, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाइयां। सर अभी और जी सर आपका, हमारे सभी दर्शकों का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मेहनत है और हमारे दर्शकों का प्यार है, इस वजह से ये सारे अवार्ड लगभग हर अवार्ड फंक्शन में जी बिजनेस को मिल रहे हैं, आपको, हमें सबको मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए यही एक खबर अच्छी है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। वो बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि अब इतने खराब संकेत हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल क्या होगी सर, कैसे ट्रेड करें? देखिए, संकेत एक तो ग्लोबल मार्केट्स के तो बहुत खराब है, वो आप अभी बात कर ही चुके हैं बग्गा साहब से, और उन्होंने बताया भी किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह से फेड को आगे एक्शन लेना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि FIs की तरफ से शुक्रवार के दिन के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही खराब है एक्चुअली। जिस तरह के मार्केट थे उसके मुकाबले में आप देखिए बहुत जबरदस्त बिकवाली की है। अच्छी बात या कम खराब बात जिसे आप कह सकते हैं एक ही जाति के, थोड़े बाजार हल्के हैं और शुक्रवार की गिरावट के बाद थोड़े और हल्के हो चुके हैं। फ्राइडे को हमने थोड़ी बहुत गुरुवार को हमने थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखी थी वीकली एक्सपायरी की वजह से, और वो वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद शुक्रवार को थोड़े हम हल्के हो गए। आज गैप से नीचे खुल के
थोड़ी और लॉन्ग पोजीशन जो तेजी की पोजीशन बनी हुई है 16,000 के नीचे खुलने के बाद नेचुरली वो थोड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और नीचे जाएंगे, तो ये तो होना है। तो अब आज के लिए जो रेंज है लोअर लेवल पर सपोर्ट लेवल है वो 15,750 से 15,850 की रेंज में रहेगा। यहाँ पर आपके लिए आखिरी सपोर्ट की आप एक तरह से उम्मीद कर सकते हैं। इसके नीचे फिर फ्रेश और बड़ी कमजोरी की नई शुरुआत होगी अगर हुई तो, अदरवाइज 15,750 15,850 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज होगी। ऊपरी स्तरों पर वही 16,175 16,200 इसको पार करना अब मतलब बहुत ही मुश्किल काम होगा। जब भी रिकवरी आएगी तो पहले तो 16,000 उसके बाद 16,175 16,200 ऊपरी रेंज आपके लिए निकल कर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है अब आज के लिए 33,000 से 33,300 है। फ्रेश कमजोरी 33,000 के नीचे होगी, अदरवाइज आप इस रेंज में जाकर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और ऊपरी स्तरों पर 34,350 से 34,500 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी को पार करने में मुश्किल आती हुई दिखेगी। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, 15,750 15,850 33,000 33,300। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो आज बहुत सतर्क रहिएगा, रेंज को डिसिप्लिन से फॉलो करिए। 15,750 850 सपोर्ट रेंज निफ्टी में, 16,175 से 201 रेजिस्टेंस बैंड का काम करेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 33,000 से 33,300 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और जो अपर बैंड है वो 34,000 और 34,350 के पास रुकती हुई थमती हुई शायद नजर आ सकती है। चलिए खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट है तैयार। अरमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां रखनी है नजर। बिल्कुल, सबसे पहले आज जो है LIC का एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। एक नतीजे हैं मेरे पास जिसमें ई मुद्रा है, ई मुद्रा के नतीजे फ्लैट आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% 0.2% बढ़कर आई है, वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो लगभग 3% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स लगभग 40% से घटकर लगभग 39% पर आते हुए दिखे हैं। LIC पर ध्यान रखिएगा, जिसमें LIC की जो अपडेटेड एम्बेडेड वैल्यू है वो जून अंत तक आ जाएगी, और जो नई एम्बेडेड वैल्यू है ऐसा उनका कहना है कि आने के बाद शहर में स्थिरता की उम्मीद है। उसी के साथ साथ डीपम सेक्रेटरी का बयान आता हुआ दिखा है कि वो LIC के प्राइजेस को लेकर कंसर्न है, और उनका ये कहना है कि वो LIC के निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, जिसमें IRDAI ने ये बताया है कि जो जीवन बीमा कंपनियां अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स खुद से लॉन्च कर सकेगी, और उनको इन प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए कंपनी को मंजूरी के बिना कंपनी जो है IRDAI की मंजूरी के बिना वो लॉन्च कर सकती है। RBL बैंक, जिसमें R सुब्रमण्यम साहब जो हैं उनको MD और CEO के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें हिंदुस्तान जिंक में जो लगभग 29% हिस्सा है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा जाएगा, और ये चरणों में बेचा जाएगा। कोल इंडिया, जिसमें जो बाहर से कोयला जो मंगवाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं उसमें लगभग 6 MT कोयला मंगवाया जाएगा, और जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक ऑर्डर प्लेसमेंट की अवधि होगी। दीपक नाइट्राइट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जांच के बाद जो GPCB है, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने प्लांट बंद करने के आदेश दिए हैं, और उन्होंने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। उसी के साथ कंपनी का क्लैरिफिकेशन किया आया है कि कंप्लाइंस रिपोर्ट जल्द दे देंगे, और जाँच पूरी होने के बाद प्लांट को दोबारा शुरू किया जाएगा। गुलशन पॉली और अदर शुगर कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो OMCs ने 6 महीने के लिए जो रिलीफ स्कीम का ऐलान किया है, और जो लागत खर्च में बढ़त के चलते इथेनॉल उत्पादकों को राहत का फैसला दिया है, और अलग अलग पर किलोलीटर और लीटर उनको राहत देने का फैसला लिया है। बल्क डील में मेरे पास अंत में एक IFL फाइनेंस है, जिसमें ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने लगभग 4.22% हिस्सेदारी बेची है, और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उनमें लगभग 24,60,000 शेयर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट शेयर करने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज, बंधन बैंक बेचकर चलने की सलाह है, बंधन बैंक फ्यूचर्स को बेचकर चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 330, टारगेट 316 का। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ से वोल्टास में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 975 का लगाना है, टारगेट 1040 का आपको आज की स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या स्ट्रैटेजी वो आपके लिए खास लेकर आए हैं, उस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। संकेत तो विदेशी बाजारों से बहुत खराब है, बताइए आज कहां आपकी नजर है, क्या करें? गुड
मॉर्निंग नेहा जी। देखिए पिछले सप्ताह भी हमने एक वीकनेस देखी थी बाजार में, और ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर 16,000 के लेवल ब्रीच होते हैं तो निचले स्तरों पर 15,800 से 15,700 की फीस से जगह बनती हुई नजर आएगी। जो पिछले स्विंग लो है जो हमने रिसेंटली बनते हुए देखे थे, वहां तक का एक लेवल फिर से निफ्टी में टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर कोई भी उछाल होता है तो डेफिनेटली बिग वाली का ही ट्रेड लेना होगा। 16,300 का स्टॉप लॉस होगा। 15,900 के इमीडिएट टारगेट जो हमें आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर वो लेवल बीच होते हैं तो यहाँ पे 15,700 की जगह बनती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली जो ट्रेंड है थोड़ा सा वीक साइड में ही नजर आ रहा है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर क्या होगा, कहाँ नजर है आपके? दोनों ही बिग वाली के ट्रेड है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे बेच के चलने की सलाह होगी। 1660 के टारगेट के लिए 1715 का होगा स्टॉप लॉस। वहीं जो दूसरा स्टॉक बिकवाली का है वो है इंडियन होटल। यहाँ पे भी बिकवाली करके चलने की सलाह होगी 223 के स्टॉप लॉस से 213 के टारगेट के लिए। नीलेश जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। चलिए, कमोडिटी बाजार में तब तक किस तरह का मूड माहौल पिछले हफ्ते रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कैसे संकेत हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बिकवाली का माहौल यहां पर भी पसरा हुआ है। हमने देखा है कि सप्लाई स्क्वीज भले ही कच्चे तेल में हो, लेकिन अब चीन की ओर से डिमांड को लेकर बहुत खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही डॉलर इंडेक्स है वो एक बार फिर से एक महीने की ऊंचाई पर 104 के पार निकल गया है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो अब प्रेशर कच्चे तेल पे क्रिएट कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल पे अब क्या किया जाए, जरा ये बताइए। जी देखिए, डॉलर इंडेक्स के चलते हमने देखा है कि कच्चे तेल में फिलहाल गिरावट है और लगता है कि निचले स्तरों से हमें बाइंग दोबारा अट्रैक्ट होती हुई देखेगी बिकॉज डिमांड सप्लाई कुछ ना कुछ फेवर कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बाइंग ऑन डिप किया जा सकता है। आज थोड़ा नीचे की ओपनिंग दिखेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 9,500 के लेवल दोबारा दिखाई दे सकते हैं। तो 9,300 के करीब एक बार बाइंग करके चला जा सकता है एज ऑफ नाउ। हालांकि ओवरऑल बाकी काउंटर्स अगर आप देखें बेस मेटल्स में खास करके, तो मुझे लगता है कि दबाव बना रहेगा। ओके, मुझे बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि काफी समय बाद हमने $1870 तक सोने को जाते हुए देखा है। 1 मंथ हाइज हैं। क्या माना जाए कि फाइनली ये जो ग्लोबल टेंशन है, रिसेशनरी फियर्स हैं, ये अब सोने की चमक बढ़ाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो मुझे डेटा आया है उसने कंफर्म कर ही दिया है कि इन्फ्लेशन जो है नीचे नहीं आ रहा। तो जो एक सेफ हेवन अपील है और एक इन्फ्लेशन हेल्थ अपील है गोल्ड की, आई थिंक वो उभर के आएगी और गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही चमक बरकरार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि सोने, चांदी और कच्चे तेल में आज खरीदारी करके चलने का आप मूड बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है FIR। शुरुआत एशियन पेंट्स से करेंगे। यहाँ पर मैक्वेरी की तरफ से आउट परफॉर्म का स्टैंस है। टारगेट हालांकि घटाया है 150 रुपए से 3,500 रुपए किया है। अल्ट्राटेक पर जेफरीज की बाय की रिकमेंडेशन है। टारगेट इन्होंने घटाया है 7,275 से 6,550 किया है। टाइटन पर मैक्वेरी की रिकमेंडेशन है। टारगेट इन्होंने घटाया है 3,000 रुपए कर दिया है, लेकिन स्टैंस इनका आउट परफॉर्म का है। JSW स्टील, नोमुरा ने यहां पर अपना स्टैंस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। टारगेट 500 का है। HCL टेक पर नोमुरा ने अपना आउटलुक न्यूट्रल पर मेंटेन करके रखा हुआ है। टारगेट 1100 का है। नायका पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है। टारगेट 1885। जोमैटो पर HSBC बाय की अपनी पोजीशन स्टैंस बरकरार रखे हैं 85 का टारगेट लेकर। और अंत में मारुति पर UBS की बाय पोजीशन की रिकमेंडेशन बरकरार रखने की सलाह है और यहां पर टारगेट वो 10,000 का सुझा रहे हैं। चलिए अब यहां से सीधे रुख करते हैं जिनेवा का, जहां पर चल रहा है WTO बैठक। यहां भारत ने अपने किसानों और खाद्य सुरक्षा को लेकर मंशा साफ कर दी है। क्या है पूरी डिटेल इस बैठक की, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बताइए 4 दिन चलने वाली इस बैठक में का एग्जैक्टली एजेंडा क्या है, भारत का स्टैंड, भारत का रुख क्या है? 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनेवा में हो रही है। 12 से 15 जून तक बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे डेलिब्रेशंस होंगे। कुछ अहम मुद्दों पर जिन्होंने
वर्ल्ड के ट्रेड और लाइवलीहुड को इम्पैक्ट किया है। मैं बता दूं, MC यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और है। दूसरी बात, ये कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट 5 साल के बाद हो रही है, तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, स्पेशली व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ अ वंस इन अ लाइफ पेंडेमिक। जी हाँ, पेंडेमिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर डिस्कशन में होगा। इनफैक्ट WTO का रिस्पांस टू पेंडेमिक इज़ वन ऑफ द टॉप एजेंडाज जिस पर डिस्कशन है। और आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हमने देखा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन देखा गया है टू द इकोनॉमी एंड ट्रेड, और इसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर एक स्टांस रखा है। ट्रिप्स ट्रीटी की मैं बात करना चाहती हूँ। ट्रिप्स वेवर प्रपोजल पर यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से ये प्रपोजल है जो कि बैक किया गया है कई सारे WTO नेशंस ने, जहाँ ये कहा जा रहा है कि आप वेव करिए पेटेंट प्रोटेक्शंस ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स एटलीस्ट टेम्पररीली। और उसकी वजह ये है कि वैक्सीन्स पूरे विश्व में सब लोगों तक पहुँचाना एक ज़रूरी काम है। लोगों की जान बचाना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और फार्मा लॉबीज़ जो हैं बहुत बड़ी, उनको यहाँ पर अहमियत नहीं दी जाए, बल्कि लोगों की जान बचाने पर अहमियत दी जाए। इसलिए ट्रिप्स वेवर प्रपोजल इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन में। ओके स्वाति, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ अब तक यहाँ देखने को मिला है। जेनेवा से जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, हम आगे भी उनसे जानेंगे गोइंग फॉरवर्ड कि क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक में। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया।